हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि केमिस्ट्री को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है कि जिस भी केमिस्ट्री की जिस भी हिस्सा या जिस भी ब्रांच में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है। तो अगर हम इसका क्लासिक डेफिनेशन में जाएं तो ये हमें ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिसे कि हम ऑर्गेनिक सोर्सेस जैसे कि लिविंग सोर्सेस मतलब प्लांट्स या एनिमल्स, इन लोगों से पा सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एग्जाम्पल के तौर से हम ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद लिपिड्स, फैटी एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे कि आरएनए, डीएनए, ये सब कुछ हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। और दूसरे ही तौर से जिन जिन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक सोर्सेज से नहीं पा सकते जैसे कि मिनरल्स, वाटर्स, ये सब हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो पहली बात है, ये तो था हमारा क्लासिकल डेफिनेशन। तो इसका जो करेक्ट डेफिनेशन है उसे पढ़ने के लिए हमें एक छोटा सा स्टोरी को जानना पड़ेगा। तो ये स्टोरी क्या कहता है कि बहुत सालों पहले जो भी केमिस्ट है या रसायनविद जिन्हें बोला जाता है, उन लोगों ने क्या किया कि लैबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने के लिए कोशिश किया। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना नहीं आया या लैबोरेटरी में बन नहीं पाया। तो इसलिए आखिरकार 1815 में ब्रेजिलियस नाम का एक केमिस्ट ने उन्होंने एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी में उन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है इसे हम लैबोरेटरी में बना नहीं सकते, ये सब एक नेचर का फोर्स के तौर से होता है। तो उन्होंने उस फोर्स का नाम दे दिया वाइटल फोर्स। और जिस थ्योरी में इस वाइटल फोर्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया, उस थ्योरी का नाम दे दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। तो उसके बाद 1828 में होलर नाम का एक साइंटिस्ट ने जब अमोनियम साइनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4N2O, उसे हीट करने के वक्त यूरिया को पा लिया। तो जैसे कि हमें पता है यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और ये जनरली मामल्स जो होते हैं उनके यूरिन में मिलता है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो उसके बाद और भी केमिस्ट लोगों ने मीथेन, एसिटिक एसिड, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसिस करना सीख गए और लैबोरेटरी में बनाना भी आसान हो गया। तो उसके बाद ये जो हमारा था ब्रेजिलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी, ये रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास अब सवाल आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम एक्चुअल डेफिनेशन किसे बोले। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्चुअल डेफिनेशन अगर हम देखने जाए, इसके लिए केमिस्ट ने बहुत रिसर्च के बाद ये स्टडी किया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं उन सभी में कार्बन एटम ज़रूर होता है। तो इन लोगों ने एक थ्योरी दे दिया कि जिन जिन कंपाउंड्स में भी कार्बन एटम होगा तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बुलाएंगे। तो उसके बाद इन लोगों ने स्टडी किया कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी कंपाउंड्स में भी कार्बन एटम है, पर ये तो ऑर्गेनिक होता नहीं। तो उसके बाद इन्होंने फिर स्टडी किया और इन्होंने ये देखा कि जिन जिन कंपाउंड्स में कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम भी होता है, एक हो सकता है, जितना भी हाइड्रोजन एटम हो सकता है कार्बन एटम के वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए, तो उन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रियल डेफिनेशन जो कि आज तक चलता आ रहा है। और उसके बाद से लैबोरेटरी में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस हो पाए, और आज के समय पर
95% के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारे पास मौजूद है वो सब मैन मेड है, यानी कि लैबोरेटरी में ही प्रिपेयर किया गया है।